Hello students, I शशिभूषण तिवारी वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। जेई मेन 2025 में अब लगभग 80 दिनों का समय बचा है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे आपने वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपको 80 दिन या 100 दिन का एक प्लान दिया गया है। फिर से एक ऐसे वीडियो की आवश्यकता थी तो नहीं, पर मुझे लगा कि दो ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो चलो मैं भी इस टॉपिक पे एक वीडियो बना लेता हूँ, पर मेरी बातें थोड़ी सी डिफरेंट लग सकती हैं। मैं बेसिक प्रिंसिपल्स को आउटलाइन करूँगा जिसको यूज़ करके कोई भी स्टूडेंट अपने अगले 80 दिनों के प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी को और शेड्यूलिंग को प्रॉपर कर सकता है। तो आइए समझते हैं कि जेई मेन 2025 के बचे हुए 80 दिनों में हमें किस प्रकार से सोचकर अपनी रणनीति बनानी चाहिए। मैं आपको बेसिकली दो बेसिक बातें बताऊंगा। एक बात जिसको सुनकर आप में से हर एक बच्चे को, चाहे उसका प्रिपरेशन लेवल कुछ भी हो, उसको ये एहसास होगा कि समय कम है। दीपावली अभी भी मन रही है। उसे एहसास होगा कि समय कम नहीं है। जैसी भी उसकी प्रिपरेशन है, 80 दिनों में उसको काफ़ी बेहतर किया जा सकता है। और दूसरा, मेरी बातों को सुनकर आपको ये एहसास होगा कि इन 80 दिनों में शेड्यूलिंग कैसे की जाए जिससे कि बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर लास्ट मोमेंट प्रेशर क्रिएट ना हो और आप जेई मेन के एग्ज़ाम में अपना सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस देकर आएँ। तो वीडियो को अंत तक सुनिएगा, पूरी बात सुनिएगा, तभी आप मेरी बातों को समझ पाएंगे कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। सबसे पहले हमें ये समझ लेना ज़रूरी है कि हमारे सामने जो टास्क है ये कितना बड़ा है। तो नेचुरली आप सभी समझते हैं, जो 12th में स्टूडेंट हैं उन सब के सामने दो टास्क हैं मेनली। एक तो जेई मेन का एग्ज़ाम है और दूसरा बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है। जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं उनके सामने ये चैलेंज तो नहीं है, लेकिन जेई मेन का एग्ज़ाम तो है ही। ओवरऑल मैंने आपके एनटीए के 2025 के सिलेबस को देखा। उस सिलेबस में फिजिक्स में 20, केमिस्ट्री में 20 और मैथ में 14 यूनिट दिए गए हैं। टोटल सिलेबस को फिजिक्स में 20 चैप्टर्स आप कह सकते हैं, चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। केमिस्ट्री में 20 और मैथ में 14, ये टोटल हो गया 54। तो टोटल एक तरह से 54 यूनिट्स या 54 चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं। और इन 54 चैप्टर्स को आप दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ चैप्टर बड़े हैं या कठिन आप बोलिए, किसी के लिए कठिन चैप्टर बड़ा ही हो गया। तो बड़ा चैप्टर, छोटा चैप्टर, ठीक है। मैंने तीन तरह के क्लासिफिकेशन, मीडियम साइज नहीं दिया है। बड़ा चैप्टर और छोटा चैप्टर, बस दो ही क्लास में इसको डिवाइड किया है। आप मेरी बेसिक बातों को समझ जाएंगे तो आप अपने हिसाब से अपनी शेड्यूलिंग कर पाएंगे। बेसिक प्रिंसिपल को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, मेरी बात की भावनाओं पे जाइएगा। दूसरे तरह से जो क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं वो है 11th के टॉपिक्स, 11th के चैप्टर्स और 12th के चैप्टर्स। फिर से ये क्लासिफिकेशन उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखता जो इस साल ड्रॉपर स्टूडेंट हैं। आप में से कुछ लोगों ने सवाल पूछा कि मेरी प्रिपरेशन अभी किसी भी स्तर पे नहीं है, एक तरह से मैंने प्रिपेयर नहीं किया ढंग से, मैं 12th में हूँ, अब क्या करूँ? सीधा ड्रॉप लेने के बारे में सोचूं या अभी भी कुछ किया जा सकता है? उन लोगों को भी मेरे इस वीडियो में उत्तर जरूर मिलेगा। देखिए, जो टाइम का सेंस है, सबसे पहले मैंने कहा आपको ये आभास कराना जरूरी है कि आपके पास टाइम कम नहीं है, पर्याप्त है। अगर हम टोटल 54 टॉपिक्स को दो क्लास में बांटते हैं, स्मॉल और बिग, या बिग को मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपके लिए टफ टॉपिक जो है उसको आप बड़ा चैप्टर, बड़ा यूनिट मान सकते हो। अगर मैं ऐसा मानूं रफली कि 54 में से 27 चैप्टर्स आपके लिए छोटे टॉपिक हैं, आसान टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिक्स को अगर आप एक एक दिन देते हो तो टोटल 27 दिन आपके खर्च होते हैं। और बाकी के जो बड़े टॉपिक्स हैं उनमें से हर एक को अगर आप 2 दिन असाइन करते हो तो टोटल 54 डेज आपके लगते हैं। इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो ये रफली 81 डेज हो गया है कि नहीं? बहुत सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। ऐसा लग रहा है जैसे 80 दिन का ही सिलेबस है। नहीं, इसको थोड़ा और ऐसे समझते हैं। मान लेते हैं कि आपका हर दिन का सेल्फ स्टडी शेड्यूल, सेल्फ स्टडी टाइमिंग जो है वो 5 से 6 घंटे का है। मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोग काफ़ी मेहनती हैं और इससे ज़्यादा पढ़ते हैं, पर 5 से 6 घंटे
फिर भी मेरा अजम्पशन काफ़ी लॉजिकल है। उसकी वजहें हैं। अभी आप सभी लोग अपने जिन जिन स्कूलों में पढ़ते होंगे, प्री बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करोगे और प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी देने जाओगे। उसमें कुछ दिन आपके खराब होंगे। फिर खराब होंगे नहीं बोलना चाहिए, मैंने कुछ दिन आपके यूज़ होंगे ऐसे बोलना चाहिए। प्री बोर्ड एग्ज़ाम देना खराब होना क्यों है? आप कुछ सीखते ही हो। बट ठीक है, कुछ दिन आपके उसमें जेईई मेन से हटकर, जेईई मेन की तैयारी से हटकर जाएँगे। दूसरी, आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स को अपडेट करोगे, बनाओगे, उसमें भी कुछ समय आपके जाया होंगे। तो उन टाइम्स को, उन डेज़ को अगर मैं निकाल दूँ, तो ओवरऑल एवरेज करने पे आप देखोगे कि 5 से 6 घंटे का सेल्फ स्टडी टाइम ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे एक ठीक-ठाक लॉजिकल नंबर है। तो मैं यही मान के चलता हूँ, आप में से कुछ लोग अगर इससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो बहुत बेहतरीन बात है। तो अगर एक छोटे टॉपिक की बात करूँ, जैसे फिज़िक्स का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, तो जो आपका हीट का कैलोरीमेट्री, थर्मोमेट्री वाला जो पार्ट है, थर्मल एक्सपेंशन वाला, उसको एक छोटा टॉपिक माना जा सकता है। तो उस छोटे टॉपिक के लिए आपके पास 5 घंटे का समय अवेलेबल है। आपका 1 दिन का स्टडी टाइमिंग, सेल्फ स्टडी टाइमिंग 5 से 6 घंटे का। अब आप उस टाइमिंग में क्या करोगे? ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उस टाइम में आप करोगे क्या? उस पे आता हूँ मैं। और 5 से 6 घंटे का समय अवेलेबल है उस चैप्टर के लिए, और कोई बड़ा टॉपिक है, जैसे सभी को रोटेशनल मोशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जैसे टॉपिक हैं, या मैथमेटिक्स में आपका जो एनटीए का सिलेबस है, उसमें जहाँ तक मैंने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक एक ही यूनिट है। तो ये जो बड़े-बड़े टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के लिए आप 2 दिन का स्टडी शेड्यूल, मतलब 10 से 12 घंटे का समय एलोकेट कर सकते हो, ठीक? कुछ टॉपिक हो सकता है मेरे लिए छोटे हों, पर किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए बड़े हो सकते हैं या कठिन हो सकते हैं, उसको उसमें थोड़ा ज़्यादा समय देना चाहिए। तो ऐसा इसको एकदम रिजिडली नहीं फॉलो करना कि 2 दिन मतलब 12 घंटे। किसी टॉपिक में आपको लगता है कि नहीं, मैं 2 घंटे, 3 घंटे और काम करूँ तो ये टॉपिक अच्छा हो जाएगा, कर लो। किसी और में एडजस्ट होगा, कहीं और एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग में कॉन्शियसली ये घुमाते रहना पड़ेगा कि यहाँ मैंने इतना टाइम दिया है, अब कहीं मुझे कट करना है, वो तो करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। देखिए, जो 12th के टॉपिक हैं, जो 12th के बच्चे हैं, अगर आप किसी 12th के टॉपिक को पढ़ने बैठे हो, तो आपको, मुझे लगता है कि ये सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। आपको सपोज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने का आपने निर्णय लिया, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने का निर्णय लिया। एक बड़ा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और आपने तय किया कि इसमें मैं 2 दिन का स्टडी शेड्यूल दूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों मिलाकर। तो आपको सबसे पहले ये करना चाहिए कि बोर्ड में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखने चाहिए। अ, उनके आंसर, अगर आपको लगता है कि थोड़े बड़े-बड़े टाइप के क्वेश्चन हैं और उनके आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है, तो एक बार लिख के ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। आपका मैं स्टडी शेड्यूल बता रहा हूँ कि आप जो 12 घंटे में करेंगे वो क्या करेंगे। तो आपको बोर्ड के आए हुए क्वेश्चंस देखने चाहिए। उनमें से जो छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं वो आप ऐसे ही ओरली आंसर दे के आगे बढ़ सकते हो। पर जो थोड़े राइट अप वाले क्वेश्चंस हैं, उनको हो सके तो एक बार लिख के प्रैक्टिस करो। इसमें इसके बाद जो समय आपको बचे, उस समय में आप जेईई के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। बोर्ड पीवाईक्यूज़ के आंसर अगर आपको कहीं रेफ़र करने की ज़रूरत है, कोई राइट अप जैसे क्वेश्चन है जिसको आपको लिख के देखना है और उसके लिए कोई एप्रोप्रिएट मटेरियल आप ढूँढ रहे हैं, तो एनसीईआरटी बुक पे रिलाई करना मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रहेगा। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर ढूँढ रहे हैं तो उसमें ढूँढिए, मिलेगा, और उसी को आप सही आंसर मानिए। तो सपोज़ आपने 12 घंटे का समय एलोकेट किया था, 2 दिन का स्टडी शेड्यूल, और ये करते-करते बोर्ड पीवाईक्यूज़ वगैरह देखते-देखते 8 घंटे आपके चले गए, या 9 घंटे या 10 घंटे चले गए, किसी के 11 घंटे चले गए, ठीक है। अब जो समय बचा है, उसी में आप जेईई के लिए प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करोगे। तो मेरी बात को समझो, जिनका प्रिपरेशन काफ़ी कमज़ोर है, उनको नेचुरली शायद 10 घंटे देना पड़ेगा यहाँ तक जाने के लिए। उसके बाद उनके पास 2 ही घंटे का समय बचता है, उनको 2 ही घंटे में प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी चाहिए। जिनका प्रिपरेशन लेवल काफ़ी अच्छा है पहले से, वो ये काम शायद 3 घंटे में कर लें या 2 घंटे में कर लें, उनके पास 8 घंटे या 10 घंटे का समय होगा ये काम करने के लिए। तो इससे वो बच्चे घबराएँ नहीं जिनका प्रिपरेशन वीक है। उनको ये समझना है
कि अगर आपने बोर्ड के लिए ढंग से पढ़ाई की और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए मन से, इस बार मन से किया, तो उस चैप्टर के आसान क्वेश्चन फिर भी आप जेईई मेन में कर लोगे, इसकी पूरे पूरे आसार होते हैं। ठीक है, तो हर आदमी के लिए जो चीज कांस्टेंट है वो क्या है? टाइम। हर आदमी के लिए जो चीज कांस्टेंट है वो क्या है? सबको बोर्ड का एग्जाम देना है और जेईई मेन का एग्जाम ऑलमोस्ट सेम डेट पे देना है। ये चीजें तो बदल नहीं सकती। तो भाई बोर्ड में फेल होना तो आप अफोर्ड कर नहीं सकते। तो पहला ध्यान तो आपका वहीं जाना चाहिए और उसके बाद इस पे। अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि जेईई मेन का एग्जाम देने के बाद बोर्ड की पढ़ाई शुरू करेंगे, तो मेरे हिसाब से ये अच्छी रणनीति नहीं है। एटलीस्ट कुछ चैप्टर्स में आपको इस तरीके से पढ़ के रखना चाहिए। इससे जेईई मेन का एग्जाम देने जाते समय आपके दिमाग में किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होगा कि बोर्ड, अदरवाइज आप घबरा रहे होगे यार बोर्ड एग्जाम तो डामाडोल लग रहा है, जेईई मेन के एग्जाम हॉल में आपको बोर्ड एग्जाम याद आएगा कि वो ना गड़बड़ा जाए। तो ये घबराहट ना हो आपको लास्ट मोमेंट में, इसके लिए ज़रूरी है कि अभी से थोड़ा थोड़ा बोर्ड के लिए पढ़िए। आपका प्रिपरेशन अगर बहुत अच्छा है तो इस समय को आप छोटा कर सकते हैं, पर कुछ तो करके रखिए जिससे आपको कॉन्फिडेंस रहे कि मेरा इतने परसेंट तो बोर्ड के लिए तैयार है, अब मैं जेईई मेन के बाद अच्छे से पढ़ूंगा तो बाकी का कवर अप कर लूँगा। बिल्कुल सब कुछ छोड़ के मत बैठिए। सिर्फ इतनी सी सलाह मैं आपको देना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये होता है कि मॉक टेस्ट कितने सारे थे, तो मॉक टेस्ट फिर से उसी पे जाइए। आपके पास समय कितना है? अ, अगर किसी आदमी को लगता है कि वो जो 80 डेज हैं, वो 81 डेज चाहिए वो सारे सिलेबस को कम ख़त्म करने के लिए, और उसमें वो पढ़ते 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 उसके पास जेईई मेन के वो थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही कर पा रहा है और उसके पास समय नहीं है मॉक टेस्ट देने का, वो आदमी क्या करे? तो उस आदमी को उन्हीं समय में से थोड़ा तो समय निकालना पड़ेगा मॉक टेस्ट देने के लिए। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि अगर आप मोर और लेस अगर 5 मॉक टेस्ट भी देते हो ढंग से, तो आपको अपनी एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी को समझने में और उसको रिफाइन करने में पूरा पूरा समय मिल जाता है। 5 से ज़्यादा मॉक टेस्ट, उसकी फिर एक ही यूटिलिटी है कि आपके ऊपर कोई क्वेश्चन फेंक रहा है और आप क्वेश्चन बना रहे हो, मतलब आप तरह तरह के बहुत सारे क्वेश्चन देखना चाहते हो। अदरवाइज 5 टेस्ट को कोई अच्छे से सोचकर समझकर देता है तो अपनी स्ट्रैटेजी को ठीक ठाक फाइन ट्यून कर सकता है। तो हर एक बच्चे को, चाहे उसकी स्थिति जैसी भी हो, 5-6 टेस्ट के लिए उन्हीं 80 दिनों में समय तो निकालना पड़ेगा। अब आप में से अभी भी कुछ लोग हंस रहे होंगे कि सर ने सिर्फ सेल्फ स्टडी टाइम 5 घंटे माना है, चलो उसको 6, साढ़े 6, 7 घंटे कर लेते हैं, 1 घंटे बढ़ा देते हैं, तो 80 दिन मतलब 80 घंटे, थोड़ा कट कर देते हैं 60 घंटे। तो 60 घंटे में 3-3 घंटे के 20 मॉक टेस्ट तुम दे सकते हो। अगर तुम बहुत ही लो लेवल पे प्रिपरेशन, तुम्हारी एकदम कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हें, तो भी कम से कम 5 टेस्ट तो जरूर देना। उससे तुम्हें अपने प्रिपरेशन लेवल पे एग्जाम हॉल में कैसे अच्छे से परफॉर्म करना है, उस स्ट्रैटेजी को निर्धारित करने में मदद मिलेगी। और जो लोग इससे ज़्यादा दे सकते हैं उनका स्वागत है, पर ध्यान दीजिएगा जो मैंने बातें बताई कि बोर्ड की पढ़ाई थोड़ी थोड़ी करें, जेई लेवल के प्रॉब्लम बनाएं, फिर मॉक टेस्ट दें। सिर्फ मॉक टेस्ट देना है इसलिए मत दीजिए। कितने मॉक टेस्ट देंगे ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि आपके पास टाइम कितना है, ऑफ कोर्स, और आपका फिर से पटाखा, आपका स्कोरिंग पैटर्न क्या चल रहा है। अगर आप मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट दे रहे हो और हर टेस्ट में आपके 100-110 नंबर आ रहे हैं मान लो, तो फिर अगले टेस्ट में आप क्या उम्मीद लेकर जाते हो? कैसे 150 आ जाएंगे या कैसे 200 आ जाएंगे? आपको अगला टेस्ट लेने के पहले अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, सिलेबस को ढंग से करना चाहिए, स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, फिर अगला टेस्ट लेना चाहिए। तभी तो टेस्ट देने का कोई मतलब निकलता है। तो आपका जो स्कोरिंग पैटर्न है उसको देखिए और फिर मॉक टेस्ट लीजिए। हर एक आदमी के लिए, कोई 290 स्कोर कर रहा है और 300 स्कोर करना चाहता है, तो उसको पहले 2 दिन ढंग से बैठ के सोचना चाहिए कि वो अगले टेस्ट में क्या करेगा, जो उसने पिछली बार किया था उससे डिफरेंट क्या करने वाला है वो, जिससे कि 290 की बजाय 300 नंबर आ जाए। जब उसके दिमाग में ये चीज़ क्लैरिटी से आ जाए कि हाँ ये ट्राई करके देखता हूँ, तभी उसको मॉक टेस्ट देना चाहिए। नहीं तो मॉक टेस्ट देने का अर्थ क्या है? उससे अच्छा है कि आप बेसिक्स को पढ़िए। कोई सिलेबस का नूक एंड कॉर्नर छूट रहा है तो उसको कवर अप कीजिए, कहीं उससे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन ना आ जाए, फिर आप क्या करेंगे? है कि नहीं? तो मॉक टेस्ट एक सीमा तक उचित है। आप
अपने टाइम को देखते हुए, स्कोरिंग पैटर्न को देखते हुए मॉक टेस्ट को तय कीजिए और हमेशा फ्लेक्सिबल रहिए। मैंने जो आपको दिया है वो बेसिक गाइडलाइन दिया है, इसको आधार बनाकर आप कितना समय किस चैप्टर को देना है ये तय कीजिए और उस निर्धारित समय में बोर्ड एग्जाम के लिए कितना समय, बाकी जेई के लिए कितना समय, ये तय कीजिए। ये ध्यान रखिएगा। आ, अगर आप एनटीए के जेई मेन के सिलेबस को अपने टेबल पे रखेंगे तो काफ़ी एडवांटेजियस पोजीशन में रहेंगे। जैसे फर्ज करो रोटेशनल मोशन का चैप्टर की एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ और किसी को थोड़ा थोड़ा हेजी सा याद है, बहुत लगता है कि वो भूल गया है अधिकांश चीज़ें, उसके पास टाइम कम है, उसे क्या करना चाहिए? सिलेबस को सामने रखिए, उसमें एक एक वर्ड को पढ़िए, लिखा हो, मुझे याद नहीं है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, लिखा हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंपल ज्योमेट्री, तो सिंपल ज्योमेट्रीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आप पढ़िए। पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है उसको समझिए, उस पर एक एक दो दो एग्जाम्पल कीजिए। फिर वो लिखते हैं कि टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, टॉर्क कैलकुलेशन पे दो सवाल कीजिए। एंगुलर मोमेंटम लिखने पे रोलिंग बॉडी का, एक मूविंग पार्टिकल का, एक रोटेटिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं उस पर क्वेश्चन कीजिए। तो जो ये टर्म्स आते हैं उन पे क्वेश्चन, रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन, तो रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन टॉपिक को जाके देखिए, उसमें एक्सेलरेशन कैसे पता किया, फ्रिक्शन का क्या रोल है, उस पर एक दो क्वेश्चन कीजिए। तो जो एटलीस्ट जो आपके पास बहुत कम समय है रिवीजन के लिए, तो सिलेबस को सामने रखकर उसके हर टर्म को समझिए, उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कीजिए और फिर प्रार्थना कीजिए कि आपने जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड कुछ आए, एंड डू इट, प्लीज डू इट। हम में से अधिकांश लोग शुरुआत करते हैं जोरदार मोटिवेशन के साथ, पर सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग आधे रास्ते जाके अपना मोटिवेशन खो देते हैं। हम अपने मूड के हिसाब से काम करने लगते हैं, हमें अभी जो अच्छा लग रहा है वो करने लगते हैं। नहीं, सक्सेस तब मिलता है जब मेरा मन हो या ना हो, मुझे अभी ये करना है तो मैं ये करूँ। डिसिप्लिन इसी को कहते हैं। तो डिसिप्लिन वे में पढ़िए। जो लोग ये सोच रहे हैं इस साल मेरा कोई चांस नहीं है, उनको भी इस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए। अदरवाइज ये जो अभी आने वाला 4-6 महीने का समय है, बेशकीमती समय, ये आप यूं ही गंवा दोगे सोचते हुए कि इस साल कोई चांस नहीं। आप तो ये सोचो कि इस साल ही निकल जाना है और जितना बेहतर हो सके करना है, क्योंकि ये जो पढ़ोगे ये भी मान लो ड्रॉप ही लेते हो तो अगले साल 2026 में ये काम आएगा ना। अदरवाइज अप्रैल निकल जाएगा, रिजल्ट आएगा, फिर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस वाले आपको फ़ोन करेंगे, आप सोचोगे, रिलेटिव्स बोलेंगे कि वहाँ चला जा, ये सब करते करते अगस्त तक पहुँच जाओगे आप, फिर से आपका आधा समय खराब हो चुका होगा। 2026 में भी कमोबेश स्थिति यही की यही रह जाएगी। इसलिए 2026 का बिल्कुल मत सोचो, 2025 में ही डटकर मुकाबला करना है। जितना बचा समय है उसमें बगैर घबराए हुए, लॉजिकली, जैसे मैंने कहा, सोच समझकर यथासंभव अपना काम कीजिए। हो सकता है कि इसी साल आपको बहुत बेहतर कॉलेज मिल जाए। ठीक है? तो आई होप कि मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचा पाया, आपको समझा पाया। अगर समझा पाया, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और क्वेश्चन या किसी और डिस्कशन के साथ।